ना थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है। लक्ष्य अपना पाने को लगातार सफर अभी जारी है। जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का मेड यू क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग कोशिका विभाजन नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन पढ़ चुके हैं। तो कोशिका विभाजन होता क्या है यह आप लोगों को हम बता चुके हैं। एक बार पुनः हम लोग रिवीजन करते हुए आगे आज अर्धसूत्री विभाजन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान रखिए दोस्तों, अभी आप लोग रिवीजन देख लीजिएगा क्या क्या हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। कोशिका विभाजन के नामक पाठ में हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि कोशिका विभाजन कहते किसे हैं, कोशिका विभाजन कहते किसे हैं और यह किनके मतों से आया था कोशिका विभाजन। दोस्तों आपको बता दे, कोशिका विभाजन का जो मत या जो विचार आया था वो रुडोल्फ विर्चो के कोशिका सिद्धांत से आया था। रुडोल्फ विर्चो के कोशिका मत के सिद्धांत से आया था। इन्होंने बताया था कि जो कोशिका होती है दोस्तों, जो कोशिका होती है इसका निर्माण इसके पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। कौन सी होती है दोस्तों? पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। पूर्ववर्ती कोशिका से होती है और यहीं से दोस्तों कोशिका विभाजन का सिद्धांत उत्पन्न हुआ था। और अर्थात पाया गया कि वैज्ञानिकों ने खोजा कि निम्न तरह से भिन्न भिन्न तरह से कोशिका विभाजन होता है शरीर में। यह मुख्यतः दोस्तों कोशिका विभाजन जो होता है दोस्तों, यह मुख्यतः तीन प्रकार के तीन तरह से होता है। कितने तरह से दोस्तों? तीन तरह से होता है। पहला दोस्तों आसूत्री विभाजन। आसूत्री विभाजन पहला क्या दोस्तों? आसूत्री विभाजन। यह आसूत्री विभाजन में संपूर्ण केंद्रक जो होता था दोस्तों दो भागों में बट जाता था। संपूर्ण कोशिकांग दो भागों में एकाएक बट जाते थे। ऐसे विभाजन को दोस्तों क्या कहते थे? आसूत्री विभाजन कहते थे। इसीलिए दोस्तों यह जो कोशिका विभाजन होता है यह जीवाणुओं में होता है और जीवाणुओं में पूर्ण स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसलिए केंद्रक बांटने का अर्थात इसमें जो डीएनए होता है वो जटिल रूप में ना होकर थोड़ा सरल रूप में होता है दोस्तों, इसलिए इसे बांटने में थोड़ा आसान होता है, डीएनए आसानी से बढ़ जाता है। अमीबा में होता है दोस्तों आसूत्री विभाजन, क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं दोस्तों। इनका शरीर इस जैसे मान लीजिए एक अमीबा है दोस्तों, अमीबा का ये केंद्रक है। इनका शरीर ऐसे पतला होता जाता है, इस तरह दोस्तों पतला होता जाता है, ऐसे पतले होते 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 केंद्रक भी से दो भागों में बट जाता है और कुछ समय बाद एक झिल्ली निर्मित हो जाती है। एक झिल्ली और केंद्रक मतलब केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों निर्मित हो जाती है दोस्तों। इस तरह से दो नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, संतानत जीव उत्पन्न हो जाते हैं और ये पहले वाले जो जीव होता है दोस्तों ये नष्ट हो जाता है, ये मर जाता है। इससे दो नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आसूत्री विभाजन होता है। किसमें होता है दोस्तों? तो यह जीवाणु विषाणुओं में होता है, जीवाणु विषाणु में होता है दोस्तों, शैवाल में होता है। आसूत्री विभाजन किसमें होता है दोस्तों? शैवाल में होता है। कुछ कवक में देखे गए हैं दोस्तों, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। अर्थात तो दोस्तों अमीबा पैरामीशियम जो भी है एक कोश की प्राणी में, अर्थात क्या कह सकते हैं? एक कोश की प्राणी में, एक कोश के प्राणियों में मुख्यतः जो विभाजन होता है आसूत्री विभाजन होता है। वहीं ये भी एक कोश की है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक प्राणी का जीव है, एक कोश के जीव ये भी है, जीवाणु विषाणु इसमें भी होता है। इसके अलावा शैवाल भी मुनेरा जगत में आता है, एक कोश के लगभग दोस्तों। और कवक दोस्तों ये भी, इनमें भी आसूत्री विभाजन देखा गया। इसके बाद अगली प्रक्रिया थी दोस्तों समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, जो समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों यह कार्य क्या करता है? यह कायिक संरचना को बनाता है। किसको दोस्तों? कायिक संरचना को बनाता है। अर्थात कहीं पर घाव हो जाता है उसको भरने का काम
यही कायिक संरचना की मतलब यह समसूत्री विभाजन ही करता है दोस्तों। जब कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं तब जाके कायिक जो घाव होता है वो भरता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोशिका है, ये कोशिका ऐसे दो भागों में, दो शाखाओं में बट जाती है और ये शाखाएं एक नई कोशिका का निर्माण कर देती है। इससे पहले वाली कोशिका दोस्तों उपस्थित रहती है, ये नष्ट नहीं होता है, ये दो भागों में बटकर दो नई कोशिका का निर्माण कर देती है। यही दोस्तों कोशिका क्या कहलाती है? संतति कोशिका कहलाती है। इस तरह से क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन दोस्तों दो चरणों में होता है। एक कैरियोकाइनेसिस होता है। कौन सा दोस्तों? कैरियोकाइनेसिस। और एक दोस्तों होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता है दोस्तों कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक दो भागों, केंद्रक को बांटा जाता है। किसको दोस्तों? कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक को बांटा जाता है। इसमें केवल दोस्तों केंद्रक बढ़ता है। और साइटोकाइनेसिस क्रिया में दोस्तों कोशिका द्रव्य और कोशिकांग बढ़ते हैं दोस्तों। क्या? कोशिका द्रव्य दो भागों बढ़ता है और इसी कोशिका द्रव्य में पाए क्या जाते हैं दोस्तों? कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? कोशिकांग पाए जाते हैं। ये भी दो भागों में बढ़ते हैं दोस्तों। जो केंद्रक का विभाजन होता है यह 5 चरणों में होता है। कितने चरणों में दोस्तों? 5 चरणों में होता है। आप इसे स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो माइटोसिस विभाजन देख सकते हैं दोस्तों, कोश का विभाजन। उसमें आपको बताएं कि किस तरह से 5 चरण में होता है। पहला चरण होता है दोस्तों उसे इंटरफेज कहते हैं। इसमें दोस्तों क्रोमोसोम डीएनए विभाजित होता है। क्रोमोसोम स्पष्ट होता है दोस्तों, अर्थात क्रोमोसोम स्पष्ट हो जाते हैं, क्रोमोटिड प्रकट हो जाते हैं और डीएनए का विभाजन चालू हो जाता है। अगला प्रक्रिया दोस्तों प्रोफेज होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोफेज होते हैं। इसमें इस फेज में दोस्तों जो केंद्रक झिल्ली होती है, कौन सी झिल्ली दोस्तों? प्रोफेज में। यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों, ये 5 चरण जो होता है, एक ये हो गया दोस्तों केंद्रक विभाजन का, ये दूसरा चरण प्रोफेज। कौन सा चरण दोस्तों? प्रोफेज। प्रोफेज में दोस्तों किसका विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन हो जाता है। इसमें दोस्तों केंद्रक का विभाजन का मतलब जो केंद्रिका होती है ये बट जाती है, और जो केंद्रिका दो भागों में बट जाती है और केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है दोस्तों। जो केंद्रक झिल्ली होती है, जो दोस्तों केंद्रक झिल्ली होती है यह भी गायब हो जाती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसके बाद दोस्तों अगली क्रिया आती है एनाफेज क्रिया, सर दोस्तों मेटाफेज की क्रिया में दोस्तों सभी कोशिकांग बटने के लिए इसी क्रिया से ही दोस्तों साइटोकाइनेसिस क्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? मेटाफेज की क्रिया में ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंटरफेज की क्रिया में ही वो सेंट्रोसोम को दो भागों में बांट दिया जाता है और वो दोनों भाग केंद्रक के ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ये सेंट्रोसोम जो होता है दोस्तों यहीं पर होता है, ये दो भागों में बट जाता है और दो भागों बढ़ने के बाद एक भाग यहाँ चला आता है और एक भाग यहाँ चला आता है। इसके बाद दोस्तों जब ये भाग वहां पहुंच जाता है तो ये सेंट्रोसोम होता है सभी कोशिकांगों पर मेटाफेज की क्रिया में तुर्क धागे का निर्माण कर देता है। तुर्क धागों का अर्थात उन कोशिकांगों को, केंद्रकों को दोस्तों दो भागों में बांट देता है और उस पर धागे का निर्माण कर देता है, जिससे बटने पर उनके अंदर जो पदार्थ होते हैं वो दो भागों में बटे ना, मतलब बाहर ना निकल जाए दोस्तों, उसका द्रव्य में फैल न जाए। इसके लिए तुर्क धागों का निर्माण हो जाता है। किसका दोस्तों? तुर्क धागे का निर्माण होता है मेटाफेज की क्रिया। इसके बाद दोस्तों सबसे तीव्र गति से होता है एनाफेज की क्रिया, क्योंकि दोस्तों तुर्क धागे का निर्माण हो जाता है, इसमें तेजी से मतलब ये क्रिया बहुत तेजी से होता है क्योंकि इसमें सभी कोशिकाओं को अलग कर दिया जाता है। क्या हो जाते हैं दोस्तों? सभी कोशिकांग, केंद्रक को लेकर सभी कोशिकांग अलग हो जाते हैं, केंद्रक को लेकर सभी कोशिकांग अलग हो जाते हैं और दोस्तों ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। किसकी ओर? ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अर्थात दोस्तों जितने भी पदार्थ होते हैं अलग होने के बाद कुछ पदार्थ इस तरफ चले जाते हैं और कुछ पदार्थ इस तरफ चले जाते हैं। कौन सी क्रिया में दोस्तों? एनाफेज की क्रिया में। इसके बाद दोस्तों लास्ट चरण जो होता है टेलोफेज होता है। टेलोफेज होता है दोस्तों, टेलोफेज की क्रिया में सभी कोशिकांगों की कोशिका झिल्ली उपस्थित हो जाती है, केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट होने लगती है, केंद्रिका स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है दोस्तों, और जो ये दोस्तों ध्रुवों की ओर गए थे ये पुनः
जब केंद्रक दोनों दोनों भाग 20 से बढ़ जाते हैं, तो कोशिका भी दोनों भाग 20 से बढ़ जाती है, ये भी बढ़ जाती है, और जितने भी भाग ध्रुवों की ओर गए थे वो सभी कोशिका में वितरित होने लगते हैं। केंद्रक पुनः बीचों बीच अवस्था में आ जाती है। इस तरह से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन का अगला जो प्रकार देखा गया है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन। नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या दोस्तों, सूत्री मतलब ध्यान से लीजिएगा दोस्तों, सूत्री का मतलब होता है दोस्तों गुणसूत्र। क्या होता है दोस्तों, गुणसूत्र। या जो कोशिका होती है वो समसूत्री मतलब समान भागों में। मान लीजिए दोस्तों ये 2n के रूप में कोई कोशिका है, उसे समान भागों में बांटना होगा, तो अर्थात दोस्तों यह n प्लस n के रूप में बटेगा। इसी को समसूत्री विभाजन कहते हैं दोस्तों। और यही क्रिया ध्यान रखिए दोस्तों, यह समसूत्री विभाजन, ध्यान रखिए सॉरी दोस्तों, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ये 2n के रूप में था, दो भागों में बट गया, आधा आधा हो गया। कितना हो गया दोस्तों, आधा आधा हो गया, तो ये अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। समसूत्री विभाजन जो होता है दोस्तों, मान लीजिए 2n के रूप में है दोस्तों सॉरी दोस्तों, थोड़ा जुकाम हो गया, खांसी है, थोड़ा सर्दी लग गई थे। जो समसूत्री विभाजन है दोस्तों, यह जैसे मान लीजिए 2n के रूप में है, कोई ऐसी प्रक्रिया हो जिससे दो भागों में बट जाए और इसके अंदर के जो संगठन ये भी न टूटे, अर्थात ये 2n के रूप में दो भागों में पुनः बट जाती है, अर्थात दो भागों में इस तरह से बटने की क्रिया क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। आप लोग आकार से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या है, ये दो भाग थे दोस्तों, ये दो भाग थे, ये तुरंत ऐसी कोई क्रिया हुई कि ये दोनों आपस में बट गए, आपस में क्या हो गया दोस्तों, बट गए और पुनः वही क्रिया निर्माण करते जैसे ये थे। यह समसूत्री विभाजन कहलाता है दोस्तों, कि जैसे थे वैसे पुनः बन गए। लेकिन दोस्तों ऐसी प्रक्रिया पहले क्या हो दोस्तों, ये अलग हो जाए, मतलब इनके जो डंठल है ये अलग हो जाए, इस तरह से बट जाए, इसमें भी जो दोस्तों ये अलग हो जाए, इस तरह से बट जाए, ये इस तरह से जो बट रहे हैं दोस्तों, यही क्रिया क्या कहलाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाती है। इसके बाद दोस्तों ये दोनों पुनः आपस में अलग अलग तरह से मिले, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, समसूत्री विभाजन कहलाती है दोस्तों। आ जाएगा। आज हम लोग देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन होता कैसे है। आइए देखते हैं दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन होता कैसे है। एक मिनट दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है समझ गए हैं। समसूत्री विभाजन जो होता है दोस्तों, समान रूप से कोशिका को दो भागों में बांटता है। अर्धसूत्री विभाजन में दोस्तों पहले जो कोशिका होती है वो आधे में बंटती है और पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा एक होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप आगे देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होता कैसे है, इसके कितने चरण होते हैं और यह कहाँ पाया जाता है। जैसे समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में पाई जाती है, जो शरीर निर्माण करते हैं दोस्तों, वहां पर समसूत्री विभाजन को देखा गया है। और अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अब तक तो हम लोग रिवीजन कर रहे थे जो पिछले क्लास में पढ़ चुके थे दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन कहते किसे हैं और यह कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन कोशिकाओं के अंदर जितने भी पदार्थों पहले आधे में बटे, मतलब अर्ध रूप में बटने की क्रिया अर्धसूत्री, मतलब और गुणसूत्र भी आधे में बट जाए, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोशिकांग में उपस्थित सॉरी दोस्तों, कोशिका में उपस्थित पदार्थ अर्थात दोस्तों गुणसूत्र, केंद्रक, इन सभी को दोस्तों अर्ध विभाजन की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है।
अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। जब यह क्रिया पूर्ण हो जाती है दोस्तों, ये पुनः संलयित होकर किसी अन्य माध्यम में संलयित होकर पुनः संपूर्ण कोशिका का निर्माण करते हैं दोस्तों। पुनः पूर्ण कोशिका का निर्माण करते हैं, संपूर्ण कोशिका का दोस्तों। यही क्रिया कहलाती है अर्धसूत्री विभाजन क्रिया कहलाती है दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रिया होती है, एक मिनट दोस्तों ध्यान रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन की दोस्तों जो क्रिया होती है, यह किन कोशिकाओं में होती है? यह प्रजनन वाली कोशिकाओं में होती है दोस्तों। किसमें? प्रजनन वाली कोशिकाओं में होती है। प्रजनन वाली कोशिकाओं में दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। प्रजनन वाली कोशिकाओं में दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रजनन वाली कोशिकाओं में होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रजनन वाली कोशिकाओं में होती है। वही देखिएगा दोस्तों, जंतुओं और पौधों में प्रजनन की स्थिति अलग होती है। ओके दोस्तों, यह प्रजनन वाली क्रियाओं में जो होती है दोस्तों, किस तरह से? जैसे मान लीजिए जंतुओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें दोस्तों? जंतुओं में। किसमें? जंतुओं में दोस्तों जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन जब होता है दोस्तों, तो कहाँ किसका निर्माण होता है और क्या बनता है, कहाँ होता है दोस्तों? जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन यही देखते हैं कहाँ होता है दोस्तों। जंतुओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के कारण शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। जंतुओं में शुक्राणु और दोस्तों किसका? अंडाणु का निर्माण होता है। आपको बता दें दोस्तों, जो शुक्राणु का निर्माण होता है, किसका दोस्तों? जो शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों, यह नर में होता है। इसमें दोस्तों जंतुओं जो जंतु होते हैं, यह नर में होता है। शुक्राणु का निर्माण किसमें? तो दोस्तों नर में होता है। और नर में कहाँ होता है दोस्तों? नर के विसरण में होता है। किसमें दोस्तों? नर के विसरण में होता है। वही दोस्तों जो अंडाणु का निर्माण होता है, किसका? जो अंडाणु का निर्माण होता है दोस्तों, यह मादा में होता है। किसमें होता है दोस्तों? मादा में। वो भी कहां पर दोस्तों? गर्भाशय में। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? गर्भाशय में होता है। ओवरी में। कहा दोस्तों? ओवरी में। शुक्राणु को दोस्तों इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है। वही अंडाणु को किसको दोस्तों? सॉरी अंडाणु रहेगा। अंडाणु को इंग्लिश में ओवम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओवम। वही दोस्तों अगर पौधों में बात करें, किसमें दोस्तों? पौधों में, पादपों में। पादपों में दोस्तों, पादपों में अर्धसूत्री विभाजन जो देखा जाता है, उसके कारण ये अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होती है और किसका निर्माण होता है, तो ये भी देख लेते हैं दोस्तों। अर्धसूत्री पादपों में अर्धसूत्री विभाजन के कारण, अर्धसूत्री विभाजन के कारण दोस्तों परागकण का निर्माण होता है। किसका दोस्तों? परागकण का निर्माण होता है और अंडाणु का निर्माण होता है दोस्तों। परागकण का और अंडाणु का निर्माण होता है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन के कारण शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है नर में होता है, भीषण में। वही दोस्तों अंडाणु का जो निर्माण होता है मादा में होता है, गर्भाशय में। अंडाणु को दोस्तों ओवम कहा जाता है और शुक्राणु को स्पर्म कहा जाता है दोस्तों। अंडाणु को क्या कहा जाता है? ओवम, OVUM, ओवम कहा जाता है और शुक्राणु को स्पर्म कहा जाता है। वहीं दोस्तों पादपों में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण परागकण और अंडाणु का निर्माण होता है। दोस्तों परागकण का निर्माण, परागकण का निर्माण जो होता है दोस्तों, यह पुमंग में होता है। कहाँ दोस्तों? परागकण का निर्माण कहाँ होता है? पुष्प के पुमंग में। कहाँ पर दोस्तों? पुष्प के पुमंग में होता है दोस्तों। पुष्प के पुमंग में, वो भी पुमंग के किस भाग में? तो परागकोश में। किसमें दोस्तों?
परागकोश में। अर्धसूत्री विभाजन क्रिया कहाँ होती है? प्रजनन वाली कोशिकाओं में होती है। प्रजनन वाली कोशिकाएं दोस्तों खासकर जंतुओं और पादपों में पाई जाती हैं। वह दोनों अलग अलग होती हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर और मादा क्या होते हैं दोस्तों, अलग होते हैं, जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है दोस्तों। लैंगिक प्रजनन के कारण देखिएगा, प्रजनन की स्थिति में अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों। किसका निर्माण होता है? तो जंतुओं में दोस्तों जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण दोस्तों इसके कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका दोस्तों? शुक्राणु का। और मादा में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो नर में होता है और भी बीसरण में होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो मादा में होता है, गर्भाशय और ओवरी में होता है। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है दोस्तों, अंडाणु को क्या बोलता है? ओवम बोला जाता है। पादपों में अर्धसूत्री विभाजन के कारण दोस्तों परागकण का निर्माण होता है। पादपों में दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के कारण परागकण और अंडाणु का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण दोस्तों पुष्प के उमंग भाग में होता है, और भी किस भाग में? तो परागकोश में होता है। वहीं दोस्तों अंडाणु का निर्माण पुष्प के जयांग भाग में होता है, जयांग के बीजांड भाग में, और बीजांड के दोस्तों अंडाशय वाले भाग में अंडाणु का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन के कारण किसका निर्माण होता है और यह क्यों इतना आवश्यक है। आइए देखते हैं दोस्तों, आगे इसे मिटा देते हैं। मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों के खुले हुए पंख बोलते हैं। मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों के खुले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग, जवाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आप लोग भी दोस्तों खामोशी के साथ अपनी पढ़ाई करिए, एक दिन ना एक दिन आपकी कामयाबी जरूर शोर मचाएगी। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता क्यों है और इसका इतना महत्व क्यों है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब लोग मनुष्य में समझते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, क्या जो अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों यह गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जितना भी विभाजन होता है वो सूत्री असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात जितना भी विभाजन होता है दोस्तों वो गुणसूत्रों का विभाजन होता है, अर्थात क्रोमोसोम का विभाजन होता है। क्रोमोसोम का विभाजन होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते हैं, आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव में जो दोस्तों गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है। और यह संख्या दोस्तों 23 जोड़ी के रूप में होता है। किस रूप में दोस्तों? 23 जोड़ी के रूप में होता है। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है जो 23 जोड़ी के रूप में होता है, जिसमें से दोस्तों जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है दोस्तों, ये कायिक लक्षण को, कौने लक्षण को? कायिक अर्थात शारीरिक लक्षण को बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, ये 22 + 22 जो होता है ये कायिक लक्षण को बनाता है। जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है दोस्तों ये लिंग निर्धारण करता है, लिंग निर्धारण करता है दोस्तों। अर्थात मनुष्यों में 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, एक गुणसूत्र जो होता है दोस्तों वो अलग होता है नर और मादा में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर X और Y है, हम लोग अगर गुणसूत्रों की संख्या X से दर्शाएं और Y से दर्शाएंगे तो वह नर का गुणसूत्र कहलाएगा। अर्थात यहाँ अगर गुणसूत्र किसी में जाता है तो यह पुत्र का निर्माण होगा। किसका निर्माण? पुत्र का। वहीं दोस्तों मादा के अंडाणु को, मादा का जो गुणसूत्र होता है दोस्तों वो भी 22 जोड़ी समान होता है। 22 जोड़ी अर्थात जो 44 गुणसूत्र होते हैं, कितने दोस्तों? 44 गुणसूत्र होते हैं, ये समान होते हैं, लेकिन जो लिंगी गुणसूत्र होता है वो अलग होता है। इसे हम लोग यक्ष के डिनोट करते हैं। अर्थात दोस्तों अगर कहीं पर यक्ष गुणसूत्र आता है तो वह कौन, किसका गुणसूत्र होगा दोस्तों? मादा का, मादा का होगा। और इस यही गुणसूत्र दोस्तों किसका निर्धारण करती है? पुत्री का। किसका? पुत्री का। आ जाएगा दोस्तों। और अब देखते हैं दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन के कारण ये गुणसूत्र जो होते हैं किस तरह से अलग होते हैं और किस तरह से शुक्राणु का निर्माण, किसका दोस्तों? शुक्राणु का निर्माण
और अंडाणु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु का निर्माण और अंडाणु का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, आप लोग को पता होगा ना अर्धसूत्री विभाजन किसके कारण होता है, तो गुणसूत्रों के कारण। गुणसूत्रों का बंटना ही अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। मनुष्यों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। अर्थात दोस्तों जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जोड़े के रूप में होती है। मनुष्यों में जैसे 46 होती है या 23 जोड़े के रूप में होती है, जिसमें से 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, अर्थात जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो कायिक संरचना बनाते हैं। और एक गुणसूत्र ऐसा होता है जो लिंगी गुणसूत्र होता है या लिंग निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि यह अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है और इससे किस तरह से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनुष्यों में कितने गुणसूत्र दोस्तों, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र समान होते हैं और एक गुणसूत्र क्या होता है, अलग होता है। वह गुणसूत्र लिंग निर्धारित करता है। अगर वह गुणसूत्र यक्ष और वाई है तो वह किसका गुणसूत्र माना जाएगा दोस्तों, वह नर माना जाएगा। और दोस्तों अगर गुणसूत्र 44 है लेकिन लिंगी गुणसूत्र कैसा है, यक्ष है दोस्तों, तो वह मादा का गुणसूत्र माना जाएगा। किसका दोस्तों, मादा का गुणसूत्र आ जाएगा दोस्तों। जब निषेचन की क्रिया होती है दोस्तों, जब निषेचन की क्रिया होती है तो जब निषेचन की क्रिया होती है दोस्तों, सिसिन और वजाइना में जब निषेचन की क्रिया होती है दोस्तों, तब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। ये जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों तब दो भागों में बंटते हैं। किस क्रिया द्वारा, निषेचन की क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा दोस्तों, निषेचन की क्रिया द्वारा ये दो भागों में बढ़ती है। जो ये 44 गुणसूत्र है दोस्तों ये 22 में टूट जाता है। किसमें, 22 में टूट जाता है। और यहाँ का जो एक गुणसूत्र है जो डबल है दोस्तों ये अलग हो जाता है, उस 22 के साथ चला जाता है। अर्थात दोस्तों इस तरह से दो गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। दो जो ये गुणसूत्र होते हैं दोस्तों जो दो भागों में बट जाते हैं, दो भागों में क्या हो जाते हैं, वो दोस्तों समान रूप से बढ़ जाते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो गुणसूत्र थे वो द्विगुणित अर्थात 2n के रूप में थे, लेकिन यह दोस्तों किस रूप में, ये अर्धगुणित हो गए। अर्थात दो भागों में समान रूप से क्या हो गए, बट गए। n और n में क्या हो गए, बट गए दोस्तों। इसी तरह से मादा में जब निषेचन की क्रिया होती है तो मादा के जो गुणसूत्र होते हैं ये भी दो भागों में बढ़ जाते हैं निषेचन की क्रिया के द्वारा दोस्तों। ये भी किसमें, एक 22 प्लस x में और 22 प्लस x में, दोनों गुणसूत्र क्या है दोस्तों, समान है। इस तरह से अब दोस्तों यही जो दोनों गुणसूत्र हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही जो दोनों गुणसूत्र हैं, इन्हीं दोनों गुणसूत्र जो आधे आधे बटे हैं दोस्तों, इन्हीं को शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, शुक्राणु। अर्थात दोस्तों शुक्राणु में इंसान के कितना इंफॉर्मेशन रहता है, आधा। शुक्राणु में पूछा जाता है दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसमें इंसान के मतलब एक इंसान बनाने के कितने लक्षण निहित होते हैं। तो गुणसूत्रों जो जितने भी इंसान के संपूर्ण गुणसूत्रों का आधा लक्षण, तो 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, तो 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23 लक्षण निहित होते हैं। 23 लक्षण इसमें शुक्राणु में नहीं होते हैं। इसके बाद दोस्तों मादा में भी सेम प्रक्रिया होता है। इसमें भी जो लक्षण होते हैं समान रूप से दो भागों में बट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही क्रिया अर्धसूत्री विभाजन कहलाती है। यही क्रिया कहलाती है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन कहलाती है। मतलब गुणसूत्र का दो भागों में बंटना। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह क्रिया प्रथम क्रिया कहलाती है। जो ये अर्धसूत्री विभाजन होती है दो चरणों में कंप्लीट या पूर्ण होती है, तो इसे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें देखिए दोस्तों जो होती है आधी आधी बट जा रही, अर्थात यह विषम हो जा रहा है, तो इसीलिए इसे विषम रूपी विभाजन कहते हैं। कैसा विभाजन दोस्तों, विषम रूपी विभाजन। कैसा विभाजन दोस्तों, विषम रूपी विभाजन। इसे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, विषम रूपी विभाजन कहा जाता है। और एक चीज और देखिएगा दोस्तों, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही, कम हो रही है ना, का मतलब ह्रास हो रही है। तो ह्रास मतलब इसे ह्रास विभाजन भी कहते हैं। क्या दोस्तों, ह्रास विभाजन भी कहा जाता है। इस प्रथम विभाजन को समरूपी विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और ह्रास विभाजन कहा जाता है।
और अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रिया होती है दोस्तों दो प्रकार से होती है, विषम रूपी विभाजन और एक समरूपी विभाजन। समरूपी विभाजन इसके बाद होता है दोस्तों। अब इसके बाद ये जो गुणसूत्र होते हैं, जो नर का शुक्राणु होता है, जो नर का शुक्राणु होता है दोस्तों, वो शिश्न से निकलकर दोस्तों शिश्न से निकलकर दोस्तों वजाइना के माध्यम से ओवरी में प्रवेश करता है दोस्तों। ओवरी में या गर्भाशय में दोस्तों, कहां पर? गर्भाशय में प्रवेश करता था दोस्तों, ओवरी में प्रवेश करता है और ओवरी में आया रहता है दोस्तों अंडाणु। क्या बना रहता है दोस्तों? आया रहता है, बना रहता है अंडाणु, और उसके साथ संलयन करता है। क्या करता है दोस्तों? संलयित करता है दोस्तों, अंडाणु के साथ संलयित करता है। और संलयन होने के बाद दोस्तों भ्रूण का निर्माण करता है। किसका दोस्तों? भ्रूण का निर्माण करता है। और यही भ्रूण दोस्तों आगे विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों? शिशु का निर्माण करता है। अब यह शिशु पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, दोनों कोई भी हो सकता है। आगे जब हम ये क्रिया देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसके मतलब कौन से गुणसूत्र जाने से एक पुत्र का निर्माण होगा और कौन से जाने से पुत्री का। अगर दोस्तों दोनों संलयन होने के बाद 22 मिलकर 44 लक्षण बनाएंगे। अगर यक्ष के साथ मिल जाता है तो पुत्री का निर्माण होगा। अगर यही यक्ष इसके साथ मिल जाता है तो इसका पुत्री का निर्माण होगा। अगर ये वाला इसके साथ मिलता है, यहाँ देखिए दोस्तों लिंगी गुणसूत्र अलग अलग है, यहाँ यक्ष है, यहाँ वाई है, इसके कारण किसका निर्माण होगा? पुत्र का। अगर यक्ष वाई या लिंगी गुणसूत्र आता है तो पुत्र का निर्माण होगा। अगर यक्ष आता है तो किसका? पुत्री का निर्माण होता है दोस्तों। और यह क्रिया किसके कारण होता है दोस्तों? यह क्रिया समसूत्री विभाजन के कारण होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, इसके बाद जो क्रिया होगी, इसके बाद जो क्रिया होती है उसे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन या समरूपी विभाजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है? शिशु के माध्यम से शिशु से शुक्राणु निकलता है, वजाइना के माध्यम से कहा जाता है? गर्भाशय में जाता है, और गर्भाशय में ही अंडाणु के साथ संयोग करता है। अंडाणु के साथ जब संयोग करता है दोस्तों, ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र गए हैं, इस यहाँ से देखिए दोस्तों, जो 22 गुणसूत्र गए हैं, इसके 22 के साथ मिलकर कायिक संरचना बनाते हैं, अर्थात 44 गुणसूत्र मिल जाते हैं। इसके बाद जो लिंग गुणसूत्र मिलते हैं आपस में दोस्तों, ये लिंग निर्धारित करते हैं। इस तरह से एक शिशु का निर्माण होता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही प्रक्रिया ये वाला इसके साथ भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के कारण नर में 2 शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में 2 अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चार संतान उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यही वाला अगर इसके साथ संयोग कर लेता है तो यह देखिए 22 मिलकर 44 हो जाता है। यहाँ पर भी यक्ष है, यहाँ पर भी यक्ष है, यह किसका? यक्ष बना लेता है। इस तरह से दोस्तों ये वाला देखिएगा, ये वाला इसके साथ मिलता है तो 22 और 22 मिलकर क्या बनाएगा? कायिक लक्षण बनाएगा, लेकिन 44 जोड़ी गुणसूत्र बना लेगा और वाई और यक्ष मिलकर ये लिंगी गुणसूत्र निर्धारित करेगा। किसका निर्धारण दोस्तों? लिंगी गुणसूत्र का निर्धारण करेगा, अर्थात 22 + 22 मिलकर 44 हो जाएगा। और यक्ष और वाई लिंग निर्धारण करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये वाला इसके साथ भी संयोग करता है तो सेम प्रक्रिया है, कायिक लक्षण मिलकर कायिक लक्षण बनाएंगे और यक्ष वाई मिलकर लिंगी गुणसूत्र बनाएंगे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको बताए हैं कि अगर यक्ष वाला लक्षण आता है तो वह मादा का होता है, अर्थात यह पुत्री का निर्माण होगा। किसका? पुत्री का दोस्तों। अगर यक्ष मतलब ये जो बच्चा होगा दोस्तों कैसा होगा? पुत्री। इसमें भी यक्ष आया अर्थात ये बच्चा कैसा होगा दोस्तों? पुत्री। इसमें यक्ष और वाई आया है, अर्थात दोस्तों यह पुत्र होगा। क्या होगा? पुत्र। इसमें भी यक्ष और वाई आया है, इसमें भी क्या होगा दोस्तों? पुत्र। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 2 पुत्र का निर्माण हो रहा, अर्थात पुत्र और पुत्री बनने की संभावना कितनी है? सरल करेंगे तो 1-1 का संभावना है, अर्थात मतलब 50-50 का। कितना दोस्तों? 50-50। और पुत्र का निर्माण किसके कारण हो रहा है? आप लोग देखेंगे दोस्तों, मादा का जो गुणसूत्र था वो समान था, अर्थात मादा और पुत्री के गुणसूत्र समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अर्थात पुत्री जो बनेगी दोस्तों वो किस पर निर्भर है? मादा पर। और पुत्र का जो जन्म होगा दोस्तों, पुत्र का जो निर्माण होगा वो किस पर निर्भर है? पुत्र किस पर निर्भर है? नर पर। अगर नर का ये वाला शुक्राणु इस मादा के अंडाणु के साथ, मादा के इस वाले अंडाणु किसी भी अंडाणु के साथ क्रिया करेगा तब पुत्र का निर्माण होगा। अर्थात पुत्र का उत्पन्न होना किस पर निर्भर है?
पुरुषों पर निर्भर है, ना कि स्त्रियों पर दोस्तों। आ जाएगा। तो ये वाली प्रक्रिया दोस्तों, ये वाली प्रक्रिया ही द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, कैसा दोस्तों, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है दोस्तों। और यह द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन ठीक समसूत्री विभाजन के कारणतः होता है। किसकी तरह होता है दोस्तों, ये जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है ठीक समसूत्री विभाजन की तरह होता है, ठीक समसूत्री विभाजन की तरह होता है दोस्तों। इसी कारण इसे समरूपी विभाजन कहते हैं। कैसा विभाजन दोस्तों, समरूपी विभाजन कहते हैं। कैसा विभाजन दोस्तों, समरूपी विभाजन कहा जाता है। आ जाएगा दोस्तों। अब हमें यही देखना है कि अर्धसूत्री विभाजन में, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन या विषम रूपी विभाजन में किस तरह से कोशिका दो भागों में बांटकर शुक्राणु का निर्माण करती है, और पुनः ये शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलने के बाद किस तरह से एक भ्रूण का और एक मतलब पूर्ण कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, ये देखना है दोस्तों में। समसूत्री विभाजन में और मतलब विषम सूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री और द्वितीय अर्धसूत्री समरूपी विभाजन में। अर्थात दोस्तों जो अर्धसूत्री की क्रिया होती है ये दो चरणों में, कितने चरणों में दोस्तों, दो चरणों में कंप्लीट होती है। पहले में गुणसूत्र आधा बढ़ता है, इसके बाद पुनः वही गुणसूत्र द्विगुणित होता है दोस्तों। ये जो द्विगुणित गुणसूत्र था ये बढ़ता था दो भागों में, और इसके बाद एक पुनः क्या हो जाता है, दो गुणित हो जाता है। पुनः क्या हो जाता है दोस्तों, दो गुणित हो जाता है। पुनः क्या हो जाता है, दो गुणित। पुनः क्या हो जाता है, दो गुणित। पुनः क्या हो जाता है, दो गुणित। आप लोग देख रहे हैं दोनों में क्या हो, दो गुणित हो गए दोस्तों। और इसमें क्या हो गया, आधा हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आधा हो गया। इसमें क्या हो गया, आधा हो गया। इसमें क्या हो गया, आधा हो गया। इस तरह से दो भागों में दोस्तों ये बट जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि विषम सूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग को समझ गए होंगे दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है। आप लोग लिख लीजिए इसे, अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है, लिख लीजिए। जी हाँ, लिखा देते हैं भैया, लिखा देते हैं, रुक जाइए। अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन का प्रकार, अर्धसूत्री हेडिंग डालिएगा आप लोग, अर्धसूत्री विभाजन का प्रकार। आप लोग कॉपी किताब लेके बैठा करिए दोस्तों, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा जब आप लिखकर पढ़ेंगे। सुनकर पढ़ेंगे तो एक कान से सुनेंगे और एक ही निकल जाएगा। इसीलिए भगवान दो छेद दिए दोस्तों, यहाँ से सुनिए और यहाँ से निकाल दीजिए इसे। ठीक है दोस्तों, इसे कॉपी लेके बैठा करिए। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का या दोस्तों दो चरणों में होता है, या कह सकते हो दो चरणों में होता है। इसमें दोस्तों दो चरणों में होता है। प्रथम चरण में दोस्तों, प्रथम चरण को विषम रूपी विभाजन कहा जाता है। कैसा विभाजन दोस्तों, प्रथम चरण को विषम रूपी विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषम रूपी विभाजन दोस्तों। और यह इसी विषम रूपी विभाजन को दोस्तों प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन भी बोला जाता है दोस्तों, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें प्रथम अर्धसूत्री जो विषम रूपी विभाजन था, यह प्रथम जो अर्धसूत्री विभाजन था, इसमें क्या हो रहा था, गुणसूत्रों की कमी हो रही थी। क्या हो रही थी दोस्तों, गुणसूत्रों की कमी हो रही थी। यह दो भागों में बट रहे थे, अर्थात हर्ष हो रहा था। क्या होता है दोस्तों, हर्ष हो रहा था। तो हर्ष मतलब हर्ष विभाजन होगा कि नहीं होगा, हर्ष विभाजन। क्या दोस्तों, हर्ष आ जाएगा दोस्तों। ये विषम रूपी विभाजन जो होता है दोस्तों, यह 5 प्रकार का होता है दोस्तों, यह 4 प्रकार का होता है। विषम रूपी विभाजन जो होता है दोस्तों, यह 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में दोस्तों, विषम रूपी विभाजन 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में, 4 चरणों में दोस्तों। जो विषम रूपी विभाजन है ये 4 चरणों में होता है दोस्तों। ये जो इस प्रकार है, पहला विभाजन जो होता है दोस्तों, यह प्रोफेज फर्स्ट कहलाता है। प्रोफेज दोस्तों फर्स्ट कहलाता है। इस प्रोफेज दोस्तों, यह पहला विभाजन कहलाता है, प्रोफेज फर्स्ट कहलाता है। द्वितीय जो विभाजन होता है दोस्तों, यह मेटाफेज फर्स्ट कहलाता है। मेटाफेज फर्स्ट कहलाता है दोस्तों। तृतीय विभाजन जो होता है यह एनाफेज फर्स्ट कहलाता है।
एनाफेज फर्स्ट कहलाता है, और चौथा विभाजन दोस्तों जो होता है वो टेलोफेज फर्स्ट कहलाता है। कौन सा फेज दोस्तों? टेलोफेज फर्स्ट कहलाता है। सबसे लंबी प्रक्रिया जो होती है दोस्तों यह प्रोफेज होती है। यह प्रोफेज खुद दोस्तों 5 चरणों में होता है। कितने चरणों में? जो प्रोफेज है दोस्तों, जो कौन सा है प्रोफेज है दोस्तों, यह 5 चरणों में होता है। 5 चरणों में होता है दोस्तों। पहला जो चरण होता है इसे लैप्टोटेनिन कहते हैं। क्या दोस्तों? लैप्टोटीन। दोस्तों पहले जो फेज होता है, पहला जो चरण होता है प्रोफेज का, वो लैप्टोटीन कहते हैं। इसमें दोस्तों, इसमें आपको बता दें, लैप्टोटीन की क्रिया में दोस्तों किसका निर्माण होता है? लैप्टोटीन की क्रिया में, चलिए दोस्तों इसे कल बताते हैं। आप लोग देखिए कितने प्रकार का होता है लैप्टोटीन की क्रिया, आपको इसलिए बता ही देते हैं। क्या लैप्टोटीन की क्रिया में दोस्तों ध्यान रखिएगा, लैप्टोटीन की क्रिया में जो केंद्रक झिल्ली होती है, जो केंद्रक झिल्ली होती है दोस्तों, इसका आयतन बढ़ने लगता है, क्षेत्रफल बढ़ने लगता है, आयतन बढ़ने लगता है। किसके कारण? क्योंकि यह दोस्तों जल योजित होने लगती है। क्या होने लगती है? जल योजित होने लगती है। क्या होने लगती है दोस्तों? जल योजित होने लगती है, जिसके कारण इसका आयतन बढ़ने लगता है। और इस कारण इसके अंदर जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, जो गाढ़े पदार्थ के कारण दिखाई नहीं दे रहे थे, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। क्या होने लगते हैं दोस्तों? स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली प्रक्रिया आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन दोस्तों, जाइगोटीन होता है। इस जाइगोटीन क्रिया में दोस्तों ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये आपस में संबंध बना, मतलब आपस में संबंध एक ऊपर एक होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं दोस्तों। ये पतले पतले धागे की होते हैं, ये आपस में क्या होने लगते हैं? जुड़ने लगते हैं, आपस में होने लगते हैं, जिसके कारण ये मोटे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली प्रक्रिया आती है जाइगोटीन के बाद पैकिटीन। पैकिटीन दोस्तों, पैकिटीन की क्रिया में क्या होता है? पैकिटीन की क्रिया में दोस्तों ये जो गुणसूत्र होते हैं जाइगोटीन की क्रिया में जो दोस्तों गुणसूत्र जुड़ते हैं, ये बहुत लंबे होते हैं, और पैकिटीन की क्रिया में ये गुणसूत्र क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, और अधिक मोटे हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अगली क्रिया आती है डुप्लोटीन। डुप्लोटीन डुप्लोटीन की क्रिया में, डुप्लोटीन की क्रिया में दोस्तों ये जो गुणसूत्र होते हैं आपस में और अधिक जुड़ जाते हैं, क्रॉस का निशान बन जाता है, बीच में सेंट्रोमियर बन जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अगली प्रक्रिया आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस होता है दोस्तों। डाइकाइनेसिस की क्रिया में सेंट्रोसोम अलग होता है, ये जो दोस्तों है ये अलग होने लगता है, 2 भागों में बंटने लगता है, भी आकार का बनने लगता है। आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये क्रियाएं होती हैं विषम रूपी विभाजन में। आप लोगों को एक कल बताएंगे दोस्तों किस तरह से, मतलब कौन सी क्रिया किस तरह से होती है वित्त चित्र के साथ। वित्त मतलब साथ ही होता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, हिंदी भी थोड़ी कमजोर है। यानी कि दोस्तों तो विषम रूपी विभाजन ये 4 चरणों में होता है, जिसमें से सबसे बड़ा विभाजन किसका होता है? जब सबसे बड़ा जो चरण होता है वो प्रोफेज का होता है, अर्थात फर्स्ट चरण होता है दोस्तों। यह 5 चरणों में कंप्लीट होता है। और ध्यान रखिएगा, ये तो जब बता ही रहे दोस्तों कि सबसे अधिक समय जिसमें लगता है वो प्रोफेज में लगता है, तो सबसे कम समय किसमें लगता है? कौन फेज में? एनाफेज की क्रिया में दोस्तों। एनाफेज की क्रिया में सबसे कम समय लगता है। आ जाएगा दोस्तों। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का है, 2 चरणों में होता है। प्रथम है विषम रूपी विभाजन, जिसे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन या हर्ष विभाजन के नाम से जाना जाता है। यह 4 चरणों में कंप्लीट होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज जो होता है दोस्तों ये 5 चरणों में कंप्लीट होता है, जिसमें से पहला क्या है? लैप्टोटीनिन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डुप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटेनिन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डुप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होता है दोस्तों। ये 5 चरण होते हैं। आज आप लोग इसे याद कर लीजिए, क्योंकि जब आपको याद रहेगा तभी आप समझ पाएंगे कि कितने चरण होते हैं और कौन से चरण में क्या होता है। कल बताएंगे, तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने चरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम आज इतने ही बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला बता देते हैं समसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है। समसूत्री विभाजन, ठीक दोस्तों ध्यान रखिएगा, समरूपी सॉरी दोस्तों, समरूपी विभाजन जो होता है ठीक समसूत्री विभाजन की तरह होता है, उसमें भी 4 चरण होते हैं दोस्तों। समरूपी विभाजन, कौन सा रूपी दोस्तों? समरूपी विभाजन। समरूपी विभाजन जो होता है दोस्तों, यह
4 चरण में होता है। कितने दोस्तों? 4 चरण में। समरूपी विभाजन कितने चरण में होता है? तो 4 चरण में होता है दोस्तों। ये 4 चरण जो होता है दोस्तों समरूपी विभाजन का, इसमें जो आप लोग देखे थे प्रोफेज 1 ना, इसे प्रोफेज सेकंड। पहला क्या होता है? प्रोफेज सेकंड दोस्तों, और दूसरा क्या होता है? मेटाफेज सेकंड। हर एक सेकंड सेकंड लगाते जाइएगा। तीसरा एनाफेज सेकंड, और चौथा है दोस्तों, आपको पता होगा, हमारे साथ बोलिए, टेलोफेज सेकंड। इस तरह से दोस्तों समसूत्री विभाजन 4 चरण का होता है। इसी क्रिया के द्वारा दोस्तों, इन्हीं संपूर्ण क्रियाओं के द्वारा ही जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, गुणसूत्र जो होता है दोस्तों, यह पुनः द्विगुणित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? द्विगुणित हो जाता है। आ जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आपको अर्धसूत्री विभाजन का आज ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग बिना कोई संकोच किए हुए लगातार परिश्रम करते रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। कि जैसे दोस्तों कहा गया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, उनके खुले हुए पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, उनके खुले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोग लगातार परिश्रम करते रहिए, अपने हुनर को निखारते रहिए। एक ना एक दिन आपकी वही शांति, वही हुनर जमाने में शोर मचाएगी। आज इसी के साथ दोस्तों हम लोग ये वीडियो का अंत करते हैं। कल अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि विषम सूत्री विभाजन किस तरह से होता है और कौन से चरण में कौन कौन सी क्रिया होती है। समसूत्री विभाजन किस तरह से होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत जो समरूपी विभाजन होता है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? ये समसूत्री विभाजन है। समरूपी विभाजन क्या होगा दोस्तों? समरूपी विभाजन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये सही कर लीजिएगा। समरूपी विभाजन कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में होता है दोस्तों। इस 4 चरणों में होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये इस चरण में क्या होता है दोस्तों? गुणसूत्र जो होता है यह द्विगुणित, पुनः द्विगुणित होता है, 2n के रूप में व्यवस्थित होता है दोस्तों। आज के इतना करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।